जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स चल रहे थे, इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो न्यूमोनिया पढ़ रहे हैं। क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? न्यूमोनिया पढ़ेंगे। न्यूमोनिया की अगर बात करें तो एक जनरल टर्म और अपन यूज करते हैं, दैट इज नोन एज न्यूमोनाइटिस। एक जनरल टर्म और इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज न्यूमोनाइटिस। न्यूमोनाइटिस, ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, न्यूमोनिया और न्यूमोनाइटिस। लेकिन कॉमनली जो सब चलता है वो चलता है न्यूमोनिया। ठीक है, यही पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें कि क्या कंडीशन आपको देखने को मिलती है, इसको अगर डिफाइन करें तो ध्यान रखना, न्यूमोनिया इज ए कंडीशन। न्यूमोनिया इज ए कंडीशन। न्यूमोनिया इज ए कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टराइज्ड बाई। न्यूमोनिया इज ए कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाई, कैरेक्टराइज्ड बाई, कैरेक्टराइज्ड बाई। न्यूमोनिया इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय। क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लामेशन। फर्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लामेशन। आपको क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और इन्फ्लामेशन अलोंग विद इम्यून रेस्पॉन्स। इन्फ्लामेशन अलोंग विद इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन के साथ में। तो एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना। ठीक है, पहला पॉइंट इन्फ्लामेशन। कहां पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, अभी पर डेफिनेशन को पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो समझ लेंगे। इन्फ्लामेशन अलोंग विद इम्यून रेस्पॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट अगर ध्यान रखें तो सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन क्या देखने को मिलेगा आपको? कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। कंसोलिडेशन बोल दो या फिर सोलिडिफिकेशन बोल दो, या फिर क्या बोल दो? सोलिडिफिकेशन बोल दो, या फिर अगर बात करें हार्डनेस, क्या बोल सकते हैं? हार्डनेस। ये बोल सकते हैं, अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसोलिडेशन, सोलिडिफिकेशन और हार्डनेस किसका देखने को मिलेगा अगर अपन डिस्कस करें तो ध्यान रखना, किस चीज का देखने को मिलेगा? लंग पेरेन्काइमा। किसका देखने को मिलेगा? लंग पेरेन्काइमा का आपको देखने को मिलेगा, लंग पेरेन्काइमा। ठीक है, और लंग पेरेन्काइमा मतलब लंग्स के अंदर जो पेरेन्काइमा वाला पार्ट है वहां पर इंफ्लामेशन अलोंग विद इम्यून रेस्पॉन्स एज वेल एज कंसोलिडेशन। लंग्स क्या हो जाएंगी? लंग पेरेन्काइमा विल बिकम कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड और सॉलिडिफाइड और हार्ड। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। उस कंडीशन को अपन न्यूमोनिया के नाम से अपन जानेंगे, लंग पेरेन्काइमा। लंग पेरेन्काइमा की अगर बात करें तो लंग पेरेन्काइमा जो होता है वो होता है फंक्शनल पार्ट। लंग पेरेन्काइमा क्या होता है? लंग पेरेन्काइमा इज द फंक्शनल पार्ट। फंक्शनल पार्ट ऑफ व्हाट? फंक्शनल पार्ट ऑफ लंग्स। तो फंक्शनल पार्ट जो आपको देखने को मिलता है लंग्स का, उसको लंग पेरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। बाकी कोई भी ऑर्गन होता है उसमें एक तो पेरेन्काइमा होता है जो कि फंक्शनल पार्ट होता है, एक स्ट्रोमल पार्ट होता है जो कि नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। तो फंक्शनल पार्ट। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें तो ये न्यूमोनिया की कंडीशन में फंक्शनल पार्ट लंग पेरेन्काइमा को अपन जो कंसिडर कर रहे हैं, लंग पेरेन्काइमा को कंसिडर कर रहे हैं, इसके अंदर 5 चीजें आएंगी। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल नहीं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद में जो आएंगी 5 चीजें आएंगी जिनको अपन रेस्पिरेटरी यूनिट के नाम से जानते हैं, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। तो इसकी अगर अपन बात करें तो पॉइंट समझना है यहाँ पर आप लोग क्या ध्यान रखोगे? फंक्शनल पार्ट की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी यूनिट की आप बात करते हो। किसकी बात करते हो? रेस्पिरेटरी यूनिट की। और रेस्पिरेटरी यूनिट जहां पर गैसियस एक्सचेंज आपको देखने को मिल रहा है, गैस एक्सचेंज होता है। अब रेस्पिरेटरी यूनिट कहां से स्टार्ट होती है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर बात करें क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर रेस्पिरेटरी यूनिट के अंदर, पहला पॉइंट ध्यान रखना, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। क्या आएगा भाई? सबसे पहले रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें एल्वलार डक्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज एल्वलार डक्ट। थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट वन इज एल्वलार सैक, एल्वलार सैक। नेक्स्ट वन इज एंट्रम, नेक्स्ट वन इज एंट्रम एंड नेक्स्ट वन इज एल्वलाई, नेक्स्ट वन इज एल्वलाई। मतलब ये रेस्पिरेटरी यूनिट हो गई, इसमें 5 चीजें आ गई। ये रेस्पिरेटरी यूनिट के अंदर अगर इंफ्लामेशन और अलोंग विद इम्यून रेस्पॉन्स और साथ में कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले तो उस कंडीशन को न्यूमोनिया के नाम से जानेंगे। और ये इंफ्लामेशन, कंसोलिडेशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस इंफ्लामेशन के साथ में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, न्यूमोनिया के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। यहां पर और क्या चीज देखने को मिलेगा? आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या? एल्वलार, एल्वलार, एल्वलार एडिमा, एल्वलार एडिमा और इंटरस्टिशियल एडिमा, और इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल एडिमा, या फिर अपन बोल सकते हैं एल्वलार एडिमा, या फिर एल्वलार एडिमा और इंटरस्टिशियल एडिमा, या फिर एल्वलार और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फ्लूइड कलेक्शन। क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन या फ्लूइड एक्यूमुलेशन। तो दोनों शब्द कैसे भी अपन इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं।
अगर बात करें ये सारी चीज आपको देखने को मिली, इसके कारण क्या देखने को मिलेगा आपको, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, वो एल्वलाई वाले रीजन के अंदर भी हो सकता है और साथ के अंदर इंटरस्टिशियल जो स्पेसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे बिटवीन द एल्वलाई, उनके अंदर भी क्या होगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो इसके अंदर कीवर्ड्स आ गए डेफिनेशन के अंदर, क्या आ गया कीवर्ड, पहला तो ध्यान रखना इन्फ्लामेशन, फर्स्ट पॉइंट इन्फ्लामेशन, सेकंड पॉइंट कंसोलिडेशन। किस चीज का कंसोलिडेशन, ऑफ लंग पेरेन्काइमा। लंग पेरेन्काइमा में 5 चीजें, फिर उनके बाद अगर ये इन्फ्लामेशन कंसोलिडेशन हो रहा है उसके साथ में एल्वुलार एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या देखने को मिलेगा, कलेक्शन देखने को मिलेगा। ये एल्वुलार और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कहां पर कलेक्शन देखने को मिलेगा, अगर एल्वुलाई के अंदर हो रहा है तो एल्वुलार फ्लूइड अपन कंसीडर करेंगे, और बिटवीन द स्पेसेस जो एल्वुलाई है उनके बीच में अगर आपको देखने को मिल रहा है, एल्वुलाई के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन इंटरस्टिशियल के नाम से जानेंगे। तो वहां पर अगर हो गया तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। क्लियर बात है कहती, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं, ये इसको अपन न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बार अगर अपन कंसीडर करें तो एक अपन रेस्पिरेटरी यूनिट को अपन समझते हैं। मान लो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, लेट्स सपोज दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। नेक्स्ट अगर बात करें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल फिर किस में डिवाइड करता है, वापस डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करता है, दैट आर लेट्स सपोज दीज आर एल्वुलार डक्ट। और एल्वुलार डक्ट के बाद आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, एल्वुलार सैक आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एल्वुलार सैक, लेट्स सपोज दीज आर एल्वुलार सैक। नेक्स्ट एल्वुलार सैक अपन ने डिस्कस कर दिया, और यहाँ पर एल्वुलार सैक जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, इधर एल्वुलाई देखने को मिलेंगे। एंड द स्पेस बिटवीन द एल्वुलार सैक इज नोन एज एंट्रम, इसको एंट्रम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, ये एल्वुलाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर। ये मान लो ये क्या हो गया, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल हो गया, लेट्स सपोज दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, these are the alveolar duct, these are the alveolar duct, alveolar duct। और फिर आप लोगों को ये एल्वुलार सैक देखने को मिलता है, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको एंट्रम बोलते हैं। इधर क्या प्रेजेंट आपको देखने को मिल रही है, एल्वुलाई प्रेजेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब क्या कंडीशन, इन्फ्लामेशन। यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिले, इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिले। तो ये जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिला है, क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा। और इन्फ्लामेशन अगर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आप लोगों को जो ब्लड सप्लाई आप लोगों को देखने को मिल रही है, ब्लड सप्लाई, ठीक है, इधर क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी, फिर यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरीज हो गई, और फिर क्या हो गई, पल्मोनरी वेन हो गई। इनकी अगर बात करें, ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ये डायलेट हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डायलेट हो जाएगी। अगर डायलेट हो गई तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो। और ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज हो गया तो इन्फ्लामेशन के अंदर वैसोडाइलेशन होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। और साथ के अंदर यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इम्यून सिस्टम जो आपको देखने को मिल रहा है वो काम करेगा। और इम्यून सिस्टम अगर यहाँ पर काम कर रहा है, इम्यून रेस्पॉन्स अगर आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्या होंगी, वहां पर इकट्ठी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो इन्फ्लामेशन चल रहा है, साथ के अंदर यहाँ पर आप लोगों को वैसोडाइलेशन देखने को मिल रहा है, ये वैसोडाइलेशन देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लामेशन के कारण जो वैसोडाइलेशन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, इधर ब्लड फ्लो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये क्या हो गया, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया। यहाँ पर इस एरिया के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज हो गया तो ये एरिया स्टार्टिंग में आपको कैसा देखने को मिलेगा, रेड रेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर वैसोडाइलेशन हो गया, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, तो हो सकता है ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होंगी, वो रेड ब्लड सेल्स इस एरिया के अंदर जो पेरेन्काइमा वाला पार्ट है तो वहां पर आ जाएंगी। तो उधर अगर कौन सी आ गई, रेड ब्लड सेल्स आ गई, तो वो वहां पर कैसा देखने को मिलेगा, आपको रेड रेड देखने को मिलेगा स्टार्टिंग के अंदर। और साथ के अंदर ये इन्फ्लामेशन चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों की कौन सी सेल्स, जो इम्यून सेल्स आपको देखने मिलेगी। मान लो जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इस एरिया के अंदर क्या जाएगा, न्यूट्रोफिल्स आप लोगों को अट्रैक्टेड देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, न्यूट्रोफिल्स वगैरह अट्रैक्टेड देखने को मिलेंगे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये हुआ है तो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और साथ के अंदर यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर फिब्रिनस टिश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, फिब्रिनस टिश्यूज वगैरह यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स में। तो फिब्रिनस टिश्यूज वगैरह हो गए, और वो फिब्रिनस टिश्यूज वगैरह आकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और फिब्रिनस टिश्यूज, फाइब्रोटिक टिश्यूज वगैरह ये आकर अगर एक्यूमुलेट हो रहे हैं इस कंडीशन के अंदर, तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो कि ये जो लंग टिश्यूज या लंग पेरेन्काइमा वाला पार्ट जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, हार्डनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसको कंसोलिडेशन के नाम से अपन जानेंगे। और ये वैसोडाइलेशन आप लोगों का हो ही रखा था, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो ही रहा है। तो इस एरिया की अगर अपन बात करें तो इस एरिया के अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, इस एरिया के अंदर फ्लूइड जो है, फ्लूइड वो एक्यूमुलेट होगा। क्या एक्यूमुलेट होगा इस एरिया के अंदर, ये ब्लड सेल्स तो आ ही रही थी,
साथ में इधर क्या एक्यूमुलेट होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। क्या एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। और फ्लूइड अगर एक्यूमुलेट हो रहा है तो उस फ्लूइड को किस नाम से जानते हैं, एक्सुडेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको, एक्सुडेट के नाम से जानते हैं। उसकी अगर अपन बात करें उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, जैसे कि अगर बात करें रेड ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स आप लोगों को देखने को मिल सकती है। बाकी इस एक्सुडेट की अगर बात करें इसके अंदर फिब्रिन आपको देखने को मिल सकते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स वगैरह इकट्ठा हो गई। और ये सारा पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या हो गया, कंसोलिडेटेड हो गया, मतलब हार्डनेस आप लोगों को देखने को मिल रही है। हार्डनेस क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर फाइब्रोटिक टिश्यूज क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। कौन से टिश्यूज, फाइब्रोटिक टिश्यूज इस एरिया के अंदर लंग पेरेन्काइमा में क्या हो गए, डिपोजिट हो गए। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। जब भी कोई इंजरी होती है, मान लो जैसे स्किन के ऊपर इंजरी कर दी, स्किन के ऊपर इंजरी हो गई तो उधर पूरा हार्ड हार्ड हो जाता है ना, वो बाद में ब्लैक ब्लैक कलर के स्कार टिश्यूज डिपोजिट हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते। अरे स्कार टिश्यूज डिपोजिट हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के पूरे, तो वो थोड़ा टाइट टाइट हो जाता है। ऐसा अगर लंग्स के अंदर इंजरी हो गई, इंजरी के कारण तो अपन कोजेज के अंदर पढ़ेंगे, पर अगर वो इंजरी हो गई तो यहाँ पर भी अगर इंजरी होगी तो फिर ये इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स चलेगा, तो वो टिश्यूज डिपोजिट हो गए, टिश्यूज डिपोजिट हो गए। तो उस कंडीशन में क्या लंग्स जो है वो हार्ड हो जाएंगी क्या, बिल्कुल। जो पार्ट जिसके अंदर ये डैमेज हो रहा है वो पार्ट क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और अगर पार्ट वहां पर क्या हो गया, हार्ड हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर जो नॉर्मल फंक्शन थे लंग्स के वो क्या हो जाएंगे, एल्टर्ड हो जाएंगे। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे इसके अंदर। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। बाकी मैं बाद में बताऊंगा इसके अंदर कि लंग टिश्यूज में ये इन्फ्लामेशन वगैरह चल रहा है, इसके कारण जो लीवर लाइक कंसिस्टेंसी डेवलप होती है। लंग टिश्यूज में क्या डेवलप होती है, लीवर लाइक कंसिस्टेंसी, मतलब लीवर जैसा है ना वैसे लंग टिश्यूज आप लोगों को नजर आने लग जाते हैं उसके अंदर, जब इनको अपने चेक करते हैं पैथोलॉजी। तो मैं आगे क्लास के अंदर बताऊंगा, पूरी क्लास में बने रहें। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करते हैं। ये न्यूमोनिया को मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि न्यूमोनिया में क्या क्या चीजें होती है। एम आई क्लियर और नॉट, बताओ क्लियर बात है क्या, न्यूमोनिया की डेफिनेशन समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, न्यूमोनिया किस किस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करें, इफ डिफेंस इफ डिफेंस इफ डिफेंस ऑफ द पर्सन, इफ डिफेंस या इफ नॉर्मल डिफेंस ऑफ द पर्सन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, तो बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो क्या हो जाए, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए। क्या हो जाए, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए। तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को न्यूमोनिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो बॉडी का नेचुरल डिफेंस जो है वो क्या हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उस कंडीशन में न्यूमोनिया डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन इसके अंदर चलते हैं। एक बार अपन किसकी बात कर लेते हैं, ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। तो ये पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या ईटियोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होंगे, ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं ईटियोलॉजी की अगर बात करें, तो ध्यान रखना बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन सा पॉइंट ध्यान रखना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फर्स्ट ईटियोलॉजी इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया अंदर की तरफ आया, इधर क्या है, बैक्टीरिया है। मान लो इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर क्या आया, बैक्टीरिया आया। लेट्स सपोज दिस इज बैक्टीरिया एंड दिस इज ए वेरी एग्रेसिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो ये क्या करेगा, टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, ये टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा एंड दैट टॉक्सिन्स विल प्रोड्यूस इंजरी हियर। टॉक्सिन्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंजरी प्रोड्यूस करेंगे। और ये टॉक्सिन्स के कारण इंजरी हो रही है, और इस इंजरी के रेस्पॉन्स में क्या होगा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो टॉक्सिन्स की इंजरी हो गई, साथ में इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो गई, और इन्फ्लामेशन के साथ में आप लोगों को जो ये चीज देखने को मिली इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर, वहां पर आपको फाइब्रोटिक टिश्यूज इस एरिया के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, लंग्स विल बिकम कंसोलिडेटेड। ये और साथ के अंदर यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस और एल्वलाई के अंदर आपको फ्लूइड का कलेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन का प्रोसेस चल रहा है, फ्लूइड जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो गया है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर ये देखने मिलेगा। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर अपन क्या क्या पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया की अपन बात कर सकते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया आप लोगों को देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया। इस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया। एंड ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया बैक्टीरिया जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। मोस्ट कॉमन कॉज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जितने भी न्यूमोनिया के केस आपको देखने को मिलते हैं उसमें से मोर देन
मोर देन 90% केसेस जो आपको देखने को मिलेंगे, कितने केसेस, 90% केसेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया के कारण आपको देखने को मिलते हैं, जिसको अपन न्यूमोकोकल न्यूमोनिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें व्हेन यू परफॉर्म स्पुटम एनालिसिस, इस कंडीशन में जब स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो आप क्या करोगे, स्पुटम एनालिसिस करोगे। क्या करोगे, स्पुटम एनालिसिस। तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, रस्टी, रस्टी कलर्ड स्पुटम। कैसा देखने को मिलेगा आपको स्पुटम, रस्टी कलर्ड स्पुटम आपको देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक डायग्नोसिस है, अगर रस्टी कलर्ड स्पुटम आप लोगों को नजर आए तो ध्यान रखना, you have to suspect that patient is suffering from pneumonia, that's positive agent is streptococci pneumonia, ठीक है। और कई कई पेशेंट के अंदर आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलता है, फ्रैंक हीमोप्टेसिस की कंडीशन भी आपको नजर आती है। ऐसी कंडीशन, ऐसे ऐसे पेशेंट जिसके अंदर इसका इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो फ्रैंक हीमोप्टेसिस की कंडीशन भी आपको नजर आती है। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसमें और क्या पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया के बाद शूडोमोनाज। नेक्स्ट पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज शूडोमोनाज। शूडोमोनाज के बारे में अपन बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें स्टेफिलोकोकाई इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन जैसे कि स्टेफिलोकोकाई ओरियस हो गया, स्टेफिलोकोकाई ओरियस हो गया, उनके इन्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिले तो उसकी अगर अपन बात करें तो उस कंडीशन के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर बात करें स्टेफिलोकोकाई इन्फेक्शन, अगर इसमें अपन स्पुटम एनालिसिस करेंगे तो ध्यान रखना आपको येलो स्पुटम आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा यहाँ पर, येलो स्पुटम, येलो स्पुटम आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैसा, येलो येलो कलर का स्पुटम आपको देखने को मिलेगा। और अगर अपन बात करें रेड स्ट्रिक, साथ में क्या देखने को मिलेगा आपको, रेड स्ट्रिक। और ये रेड स्ट्रिक किसके कारण आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हीमोप्टेसिस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी तो उसके कारण ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रस्टी कलर्ड स्पुटम था, ये येलो स्पुटम, येलो कलर स्पुटम आपको देखने को मिलता है विद रेड स्ट्रिक हीमोप्टेसिस। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं स्टेफिलोकोकाई इन्फेक्शन के अंदर। और अगर अपन बात करें और पॉइंट की बात कर सकते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट अगर बात करें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम का बैक्टीरिया हो गया। और बैक्टीरिया की अगर बात करें तो नेक्स्ट बैक्टीरिया दैट इज माइकोप्लाज्म, 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 ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। माइकोप्लाज्म की अगर बात करें तो ध्यान रखना माइकोप्लाज्म के कारण ये न्यूमोनिया की कंडीशन अगर आप लोगों को देखने को मिल रही है तो इसकी अगर अपन जानकारी ले तो ध्यान रखना स्टार्टिंग के अंदर नॉन प्रोडक्टिव कफ आपको देखने को मिलती है। कैसी कफ आपको देखने को मिलती है स्टार्टिंग में, नॉन प्रोडक्टिव कफ। ऐसी कंडीशन नॉन प्रोडक्टिव कफ आप लोगों को देखने को मिलती है, नॉन प्रोडक्टिव कफ। और नॉन प्रोडक्टिव कफ विल प्रोग्रेस टू, स्टार्टिंग में तो नॉन प्रोडक्टिव कफ एंड इट विल प्रोग्रेस टू म्यूकोइड, म्यूकोइड स्पुटम। फिर बाद में क्या देखने को मिलता है आपको, म्यूकोइड स्पुटम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी और अगर अपन बात करें तो और बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं, देयर आर वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, इकोलाई बैक्टीरिया हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें क्लेबसीला, किसकी अपन बात कर सकते हैं, क्लेबसीला की अपन बात कर सकते हैं। किसकी बात करनी है भाई, क्लेबसीला की अपने को बात करनी है, क्लेबसीला। क्लेबसीला की अगर अपन बात करें इसके अंदर तो क्लेबसीला को अपन एक नाम से और जानते हैं अपन, दैट इज ऑल्सो नोन एज, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, क्लेबसीला इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फ्राइड लेंडर्स। इसको अपन फ्राइड लेंडर्स बेसिलाई के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको फ्राइड लेंडर्स बेसिलाई के नाम से जानते हैं। तो क्लेबसीला का इन्फेक्शन हो गया, क्लेबसीला इज ऑल्सो नोन एज फ्राइड लेंडर्स बेसिलाई। इसको अपन फ्राइड लेंडर्स बेसिलाई के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो ई कोलाई हो गया, क्लेबसीला हो गया,
माइकोप्लाज्म की बात कर दी, स्टेफिलोकोकाई, सूडोमोनास, ये सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट प्लीज कंसिडर दिस स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, मोर देन 90% केसेस ऑफ न्यूमोनिया इज ड्यू टू दिस स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया। ठीक बात है क्या इतनी? बोलो भाई, क्लियर बात है क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करेंगे? नेक्स्ट ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट वायरल इन्फेक्शन। क्या पॉइंट अपन कंसिडर करेंगे? वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के बारे में अपन को पॉइंट ध्यान रखना है कि वायरस भी हो सकते हैं। और वायरल इन्फेक्शन की अगर बात करें, जैसे कि अगर बात करें, पॉइंट ध्यान रखना, जो कॉमन कॉमन जो वायरस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, कॉमन वायरस, कौन कौन से कॉमन वायरस होते हैं जिनके कारण न्यूमोनिया होता है? फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू लर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आरएसवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज आरएसवी, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस। किस नाम से जानते हैं इसको? रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस के नाम से जानते हैं। और अगर बात करें एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दैट इज नोन एज इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर अपन बात करें, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को तो स्टार मार्क लगा लेना। बाकी और अगर अपन वायरस की अपन बात करें तो और क्या क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर, मैं बता देता हूँ। तो इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इसके साथ में अपने को ध्यान रखना है फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, इसका ध्यान रख सकते हो, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इसका ध्यान रख सकते हो, कोरोना वायरस आप लोग ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें पैरा इन्फ्लुएंजा, इसकी बात कर सकते हो, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कर सकते हो। तो कोरोना वायरस हो गया और हो गया पैरा पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, इनकी बात कर सकते हो आप लोग इसके अंदर, ठीक है। तो आरएसवी एंड इन्फ्लुएंजा वायरस, इनको तो क्या करना है, बिल्कुल हाईलाइट करना है। बाकी ये कुछ वायरस हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर वेरिसेला, इसकी बात कर सकते हो, वेरिसेला, वेरिसेला, एंड दिस वेरिसेला इज मेनली लीडिंग टू चिकन पॉक्स। वेरिसेला किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? चिकन पॉक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रख सकते हैं मीजल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रख सकते हो? मीजल्स के बारे में अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और अगर अपन वायरल इन्फेक्शन में अगर कंसीडर करें तो एक रेट्रोवायरस, कौन सा वायरस? रेट्रोवायरस। और अगर बात करें उसमें एचआईवी, किसकी बात कर सकते हैं? एचआईवी एड्स की अपन बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? एचआईवी एड्स की बात कर सकते हैं। और एचआईवी वाला जो पेशेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एचआईवी वाला पेशेंट, इसकी अगर बात करें तो ध्यान रखना ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होता है। ये क्या होता है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, एचआईवी वाला पेशेंट, ठीक है। और एचआईवी जो है रेट्रोवायरस, ये वायरल इन्फेक्शन में पड़ते हैं। लेकिन एचआईवी वाला पेशेंट जो है, उस एचआईवी वाले पेशेंट में जो न्यूमोनिया का जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। एचआईवी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है और उस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर ध्यान रखना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में न्यूमोनिया का जो मोस्ट कॉमन कोज होता है उसकी बात कर रहा हूँ। एचआईवी में मोस्ट कॉमन कोज, एचआईवी में मोस्ट कॉमन कोज जो होता है उसको अपन बोलते हैं भाई न्यूमोसिस्टाइटिस। इस नाम से जानते हैं, न्यूमोसिस्टाइटिस, न्यूमोसिस्टाइटिस जीरो वैसी, न्यूमोसिस्टाइटिस जीरो वैसी। या फिर इसको अपन जानते हैं न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिनी, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिनी के नाम से भी अपन जानते हैं। भाई एचआईवी वायरस वायरल इन्फेक्शन में तो पड़ रहे हैं, रेट्रोवायरस तो है, लेकिन एचआईवी वाला पेशेंट, एचआईवी वाला पेशेंट जिसमें न्यूमोनिया डेवलप होगा, उसमें मोस्ट कॉमन कोज कौन सा? न्यूमोसिस्टाइटिस जीरो वैसी या न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिनी, ये मोस्ट कॉमन कोज है। और एचआईवी वाले पेशेंट जिसमें न्यूमोनिया कंडीशन डेवलप हो रही है, उनमें डेथ की भी संभावनाएं ज्यादा होती है। तो अगर ये आप लोगों को इन्वॉल्व देखने को मिल रहा है, ये फंजाई अगर इन्वॉल्व देखने को मिल रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर डेथ की संभावनाएं क्या रहेंगी? ज्यादा रहेंगी, डेथ की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो ध्यान रखना, एचआईवी वाले पेशेंट के अंदर डेथ, डेथ आप लोगों को देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? डेथ, डेथ। डेथ की संभावनाएं क्यों होंगी? पहला पॉइंट, न्यूमोसिस्टाइटिस जीरो वैसी के कारण न्यूमोनिया डेवलप हुआ हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये, न्यूमोसिस्टाइटिस जीरो वैसी के कारण क्या डेवलप हुआ हो? न्यूमोनिया डेवलप हुआ हो उसके कारण। दूसरा कारण इसका क्या है इस एचआईवी वाले पेशेंट में डेथ का? नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, मेलिग्नेंट स्किन कैंसर, जिसको अपन जानते हैं कापोसी सार्कोमा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? कापोसी सार्कोमा। तो इट इज द सेकंड कॉज ऑफ डेथ, इट इज द सेकंड कॉज ऑफ डेथ इन एचआईवी पेशेंट्स। तो कापोसी सार्कोमा, मेलिग्नेंट स्किन कैंसर आप लोगों को इधर देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। इसके अंदर कुछ स्पेशल बातें अपन ने क्या करी इधर कंसिडर करी है। ठीक बात है क्या इतनी? ओके।
तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें, लेट्स कंसीडर फंगल इन्फेक्शन एज वेल। थर्ड पॉइंट इज फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन इनकी अगर बात करें, जैसे कि अगर अपन बात करें इसके अंदर तो ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एस्परगिलोसिस। फर्स्ट पॉइंट इज एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस, एस्परगिलोसिस हो गया। और एस्परगिलोसिस की अगर बात करें किसके कारण होता है, दैट इज एस्परगिलस फ्यूमिजेटस। फ्यूमिजेटस ये हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट म्यूकोरमाइकोसिस। नेक्स्ट वन इज म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस आप लोगों को देखने को मिले। एस्परगिलोसिस की कंडीशन हो गई, म्यूकोरमाइकोसिस की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट फंगल इन्फेक्शन की अगर बात करें, कैंडिडा एल्बिकेंस, किसकी बात कर सकते हैं, कैंडिडा एल्बिकेंस की बात कर सकते हैं। और एक की अपन ने बात करी थी, दैट इज न्यूमोसिस्टाइटिस जीरोवेसी या न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिन, इसकी अपन ने बात करी थी। ये फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करें इसमें पैरासाइटिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस भी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये क्या रहे, ये कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक बात है क्या, तो ये सारे पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें और ईटियोलॉजी की और रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें, तो पॉइंट टू पॉइंट में इधर लिखते चल रहा हूँ, क्या क्या चीजें अपने को ध्यान रखनी है। सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। फर्स्ट पॉइंट इज क्रोनिक स्मोकिंग। फर्स्ट पॉइंट इज क्रोनिक स्मोकिंग। अगर कोई पेशेंट क्रोनिक स्मोकर है, दैट पेशेंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यूमोनिया। क्योंकि क्रोनिक स्मोकिंग की अगर बात करें तो आप लोगों का जो डिफेंस है वो एल्टर्ड हो जाता है। अपन ने लिखा है डिफेंस इज कॉम्प्रोमाइज। कैसे, पहला पॉइंट ध्यान रखना, इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट इज इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, तो अगर ये देखने को मिल रहा है तो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, जो मैक्रोफेजेज का जो फंक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज फंक्शंस जो होंगे, मैक्रोफेजेज के जो फंक्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्रोनिक स्मोकिंग के कारण डिक्रीज हो जाएंगे। तो मैक्रोफेजेज फंक्शन आप लोगों के डिक्रीज हो जाएंगे। बाकी इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस आपको देखने को मिल रहा है क्रोनिक स्मोकिंग, क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग के कारण ये आपको देखने को मिलता है। ये मैक्रोफेजेज के फंक्शन एक तो क्रोनिक स्मोकिंग के कारण मतलब डिक्रीज हो गए, और एल्टर्ड और किस किस के अंदर हो सकते हैं मैक्रोफेजेज के फंक्शन, और किस किस कारण से ये मैक्रोफेजेज के फंक्शन एल्टर्ड हो सकते हैं, उनकी अगर अपन बात करें, पॉइंट ध्यान रखना हाइपोक्सिया। क्या पॉइंट ध्यान रखना, हाइपोक्सिया की कंडीशन ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, एनीमिया की कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। किसकी कंडीशन, एनीमिया की कंडीशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, जिनके कारण मैक्रोफेजेस के फंक्शंस एल्टर्ड हो जाएंगे, तो ये भी पर्टिकुलर रिस्क पे रहेगा पेशेंट, न्यूमोनिया उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इज एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, तो एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। किसकी कंडीशन, एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन। भले ही एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन का कारण क्या है, भले ही क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, भले ही किसके कारण, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण हो रहा हो, भले ही अगर बात करें इसकी किसके कारण हो रहा हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण। किसके कारण, सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण वहां पर आप लोगों का म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, बाकी सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण भी वहां पर हो सकता है बहुत गाढ़ा गाढ़ा कोपियस कोपियस क्या हो जाए, म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाए उस एरिया के अंदर, ठीक है, उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। बाकी अगर बात करें ट्यूमर, इसकी बात कर सकते हैं, ट्यूमर की बात कर सकते हैं। और अगर अपन बात करें फॉरेन बॉडी, इसकी बात कर सकते हैं, फॉरेन बॉडी की अपन बात कर सकते हैं, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कई बार छोटा बच्चा जन्म लेता है, क्या लेता है, बच्चे का जन्म होता है, और बच्चे के जन्म के साथ में उसमें न्यूमोनिया हो जाता है, तो उसके अगर अपन बात करें तो पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं मैकोनियम एस्पायरेशन। क्या पॉइंट अपन लिखेंगे, मैकोनियम एस्पायरेशन। तो मैकोनियम एस्पायरेशन भी एक रहता है, ये बच्चों के अंदर किस पे रिस्क पे रखेगा, बच्चों को न्यूमोनिया में। मैकोनियम जो होता है, इस मैकोनियम की अगर बात करें तो इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट फर्स्ट दैट इज नोन एज फर्स्ट पास स्टूल। इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट पास स्टूल, फर्स्ट पास स्टूल ऑफ बेबी, बेबी का फर्स्ट पास स्टूल, फर्स्ट पास स्टूल। भाई डिलीवरी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन बेबी ने अंदर ही, गर्भ के अंदर, यूट्रस के अंदर ही क्या कर दिया,
क्या कर दिया, मेकोनियम को पास कर दिया, स्टूल को पास आउट कर दिया। तो जो फर्स्ट पास स्टूल होता है ना उसको अपन मेकोनियम के नाम से जानते हैं। और वो स्टूल पास आउट कर दिया, वो स्टूल का ही बच्चे ने क्या कर दिया, एस्पायरेशन कर दिया, और वो स्टूल जाकर क्या जमा हो गया, वो लंग्स के अंदर जमा हो गया। तो एस्पायरेशन की कंडीशन, उसके कारण क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। उसको मेकोनियम एस्पायरेशन के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अगर अपन बात करें सीलिया मोटिलिटी इज इम्पेयर्ड, सीलिया मोटिलिटी इज इम्पेयर्ड, तो ऐसे डिसऑर्डर जिसके अंदर क्या हो जाए, सीलिया की मोटिलिटी जो है वो क्या हो जाए, इम्पेयर्ड हो जाए। सीलिया की मोटिलिटी क्या हो जाए, इम्पेयर्ड। अगर सीलिया की मोटिलिटी इम्पेयर्ड हो जाएगी तो जो सिक्रीशंस वगैरह होंगे, जैसे म्यूकस वगैरह होगा, वो ऊपर की तरफ आ पाएगा क्या, ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगा, तो वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो सीलिया मोटिलिटी क्या हो गई, इम्पेयर्ड हो गई, उसके कारण न्यूमोनिया कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज दैट इज दैट इज अनेबल टू कफ, अनेबल टू कफ, अनेबल टू कफ एंड डिक्रीज ग्लोटिस एंड डिक्रीज ग्लोटिस रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। अगर कफ नहीं कर पाई, क्या नहीं कर पाए, खांसी नहीं आ रही उसको, और ग्लोटिस रेस्पॉन्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो खांसी नहीं आ रही उसको, सिंपल बात। तो खांसी नहीं आएगी तो जो सिक्रीशंस वगैरह होंगे वो अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाएंगे, बाहर की तरफ नहीं आएंगे। जैसे कि अगर बात करें क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस। क्या हो सकता है कारण, अनकॉन्शियसनेस कारण हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस। या फिर अगर बात करें प्रोलॉन्ग्ड बेड रीडन, प्रोलॉन्ग बेड रीडन के ऊपर है, बेहोश वगैरह है और कंटिन्यूअसली बेड रीडन के ऊपर है, तो वो अपने सिक्रीशंस को बाहर की तरफ नहीं निकाल पाएगा क्योंकि कफ उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें, क्या दे दी, सीडेटिव्स दे दी, किसका इस्तेमाल किया, सीडेटिव्स का इस्तेमाल किया। या फिर ड्रग की बात करें, एनेस्थेटिक एजेंट दे दिए, कौन से एजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट दे दिए। तो वो पेशेंट क्या रहेगा, उनके जो सीडेटिव्स हो गए, एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक्स वगैरह हो गए, तो इसके कारण क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे सीडेटिव्स एनेस्थेटिक, इनके कारण कफ वगैरह सप्रेस हो जाती है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, कफ सप्रेस हो जाएगी इनके कारण। ठीक है, और जितने भी आप लोगों के जो सिग्नल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, रेस्पॉन्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो ये ड्रग्स हो गई, इनके कारण भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी ड्रग्स की अगर अपन बात कर ही रहे हैं तो और भी ड्रग्स अपन इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसी ड्रग्स जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऐसी ड्रग्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अगर बात करें कौन कौन सी ड्रग्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अपन डिस्कस कर सकते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। किनकी बात कर सकते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की अपन बात कर सकते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें ड्रग्स की, अगर बात करें कीमोथेरेपी, क्या, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी किसी के अंदर चल रही, तो कीमोथेरेपी के कारण क्या हो गया, इम्यूनोसप्रेशन की कंडीशन आपको देखने मिली। मान लो किसी पेशेंट के अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट्स ही चल रहे थे, क्या चल रहे थे, इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट। और इम्यूनोसप्रेसेंट किस पेशेंट के अंदर चल रहे थे, मान लो किसी का क्या हुआ था, ऑर्गन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, क्या हुआ था, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, उसके अंदर चल रही, मान लो किसी किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, तो उसके अंदर कंटिन्यूसली लाइफ टाइम क्या देनी पड़ेगी, इम्यूनोसप्रेशन देनी पड़ेगी। या फिर अगर बात करें किसी के अंदर अगर ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ऑटो इम्यून डिजीज के ट्रीटमेंट के अंदर भी इम्यूनोसप्रेसेंट्स अपन यूज करते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज हो, भले ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो, तो ऐसी कंडीशन थी और उनमें क्या चल रही थी, इम्यूनोसप्रेसेंट्स चल रही थी। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स अगर चल रही थी तो उनके कारण क्या हो सकता है, जो इम्यून सिस्टम जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम अगर सप्रेस हो गया तो उस कंडीशन के अंदर न्यूमोनिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट कोजेज की अपन बात करें इसके अंदर और क्या क्या कोजेज देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट कोजेज की अगर बात करें, इसमें क्या क्या कोजेज देखने को मिलते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, वेंटिलेशन। पेशेंट किसके ऊपर है, वेंटिलेशन के ऊपर है। और वेंटिलेशन के ऊपर अगर पेशेंट है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है जिसको वेप के नाम से जानते हैं, वेप मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, क्रोनिक कंडीशंस और आप लोगों को देखने को मिल रही है, जैसे कि अगर बात करें डायबिटीज मेलाइटस, क्या देखने को मिल रही है, डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, डायबिटीज मेलाइटस हो गया। ठीक है, उसमें भी इम्यून सिस्टम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आप लोगों का। तो ये पॉइंट हो गया, डायबिटीज मेलाइटस वगैरह हो गया। ठीक है, और अगर अपन बात करें इसके अंदर तो कुछ ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें इनहेलेशन, किसकी बात कर सकते हैं, इनहेलेशन की अपन बात कर सकते हैं, इनहेलेशन ऑफ
इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक टॉक्सिक गैसेज, इनहेलेशन किसका, टॉक्सिक गैसेज का एंड केमिकल्स का, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज एंड केमिकल्स। इनका अगर इनहेलेशन आपको देखने को मिल रहा है टॉक्सिक गैसेज एंड केमिकल्स, जैसे केमिकल्स हो गए पेस्टिसाइड, केमिकल्स की अगर बात करें तो क्या हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स, तो उनके कारण भी न्यूमोनिया डेवलप हो सकता है। तो टॉक्सिक गैसेज की अगर अपन बात करें, जैसे टॉक्सिक एसिड के अंदर, टॉक्सिक गैसेज के अंदर एक तो क्लोरीन गैस का अपन यूज कर सकते हैं या क्लोरीन गैस की बात कर सकते हैं, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट अगर बात करें सल्फर डाइऑक्साइड, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, तो इनके कारण भी न्यूमोनिया कंडीशन क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। तो एयर पोल्यूशन वगैरह और वेंटिलेशन के कारण ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। इस सर बेड रिडन वगैरह की बात कर दी, तो ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, कुछ ये अपन ने स्पेशल स्पेशल पॉइंट अपन ने डिस्कस करे, क्रोनिक स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन वगैरह, कुछ अलग कंडीशंस, ड्रग्स की अपन ने इधर बात कर दी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, इसके कोजेज के अंदर अपन लिख सकते हैं, इसके कोजेज के अंदर अपन लिख सकते हैं। साथ में अपन ने इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स भी अपन ने इंक्लूड किए हैं, रिस्क फैक्टर्स की अपन ने इधर क्या करिए, बात करिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चल रहे हैं, इसके अंदर उस नेक्स्ट पॉइंट के अंदर भी थोड़ी इटियोलॉजी को अपन कवर करेंगे। नेक्स्ट जो स्पेसिफिक पॉइंट है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोनिया। क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोनिया पढ़ रहे हैं, और उस क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोनिया पे आ जाओ एक बार, करें भाई क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोनिया। बोर्ड को रफ कर देता हूं एक बार। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन न्यूमोनिया। तो बहुत अलग अलग प्रकार से अपन ने इसको क्लासिफाई किया है, उनकी अपन बात कर लेते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट, क्लासिफिकेशन पे अपन चलते हैं। क्लासिफिकेशन में अलग अलग प्रकार से अपन ने क्लासिफाई किया। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू लोकेशन एक्वायर्ड, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ न्यूमोनिया, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ न्यूमोनिया, कि लोकेशन ऑफ न्यूमोनिया कहाँ है, मतलब न्यूमोनिया कहाँ पर एक्वायर करा है, उसके आधार पर दो अलग अलग प्रकार से अपन इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज कैप, फर्स्ट वन इज नोन एज कैप, बोले तो कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, किस नाम से जानते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। और कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया की अगर बात करें तो ये न्यूमोनिया कहाँ पर आपको देखने को मिला, कम्युनिटी में देखने को मिला। कहाँ पर देखने को मिला, कम्युनिटी के अंदर आपको देखने को मिला, कम्युनिटी के अंदर। कहाँ पर देखने को मिला, कम्युनिटी के अंदर, मतलब बाहर देखने को मिला, हॉस्पिटल के अंदर देखने को नहीं मिला, उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। या पेशेंट एडमिट हो गया हॉस्पिटल में और उसके विद इन 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, विद इन 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन अगर ये न्यूमोनिया डेवलप होता है, उसको भी कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया के अंदर ही कंसिडर करते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये बैक्टीरिया वगैरह होगा, इनका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और इस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ही साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। तो 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर हो रहा है तो उसके अंदर अपन कंसिडर करेंगे कि हॉस्पिटल का एक्वायर्ड न्यूमोनिया नहीं है, कहां पर कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो इंक्यूबेशन पीरियड का पॉइंट अपन कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, सेकंड पॉइंट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया की अगर बात करें तो ये कहां पर एक्वायर हुआ है, ये हॉस्पिटल में एक्वायर हुआ। कब एक्वायर हुआ है, आफ्टर 48 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन के कितने घंटे बाद, 48 घंटे बाद, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल के अंदर है उसके 48 घंटे बाद, मतलब हॉस्पिटल के अंदर एक्वायर हुआ है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो क्या हो गया होगा, मोस्टली बैक्टीरिया का कंप्लीट हो गया होगा, तो उसके कारण साइन एंड सिम्टम्स आए। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया की अपन ने बात करी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया की बात करी। कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया जो आपको देखने को मिलता है, ये किसके कारण देखने को मिलता है, पहला पॉइंट ध्यान रखना, स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है न्यूमोनिया का, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नेक्स्ट पॉइंट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा,
और नेक्स्ट पॉइंट सूडोमोनाज, 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 ये पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या? हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया की अगर बात करें तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया इनकी अगर बात करें तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया जो आपको देखने को मिलता है किन किन के कारण देखने को मिल सकता है, जैसे कि अगर बात करें इसके अंदर तो पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई ओरियस की अपन बात कर सकते हैं, अभी अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया ही है। ठीक है, येलो कलर का स्पूटम आपको देखने को मिलता है, बाकी रेड रेड फ्रिक्ड स्पूटम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टेफिलोकोकाई ओरियस वगैरह हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें क्लेबसीला, इसकी अपन बात कर सकते हैं, क्लेबसीला की अपन बात कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज फाइडलैंड्रस बेसिलाई, इसको फाइडलैंड्रस बेसिलाई के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंक्लूड कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी और डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज के कारण ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। माइकोप्लाज्मा को इंक्लूड कर सकते हो, जस्ट इंक्लूड माइकोप्लाज्मा एज वेल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें एज अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल लोकेशन, नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल लोकेशन, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल लोकेशन। भाई लंग्स में क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है तो उसके आधार पर भी अपन ने न्यूमोनिया को क्लासिफाई किया है, तो क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है उसके आधार पर। पहला अगर अपन इसके अंदर डिस्कस करें तो ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट इज नोन एज लोबार न्यूमोनिया, फर्स्ट पॉइंट इज लोबार न्यूमोनिया। लोबार न्यूमोनिया की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ध्यान रखना वन वन और मोर देन वन और मोर देन वन लोब इज अफेक्टेड, लोब इज अफेक्टेड, एक या एक से ज्यादा लोब आपको क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर अफेक्टेड देखने को मिलेगा। एक लोब हो सकता है या फिर एक से ज्यादा लोब अफेक्टेड हो सकता है, और लोब के अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है उसको लोबार न्यूमोनिया के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, ये लोबार न्यूमोनिया एक लंग को भी अफेक्ट कर सकता है और दोनों लंग को भी अफेक्ट कर सकता है, और दोनों लंग को अगर इफेक्ट करेगा तो कैसा न्यूमोनिया आपको देखने को मिलेगा, बाइलेटरल न्यूमोनिया देखने को मिलेगा। बाइलेटरल न्यूमोनिया मतलब दोनों लंग्स को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, उसको अपन बाइलेटरल न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। और मेनली अगर बात करें ये किसको अफेक्ट करेगा, कौन से लोब को अफेक्ट करेगा, तो ध्यान रखना भाई लोअर लोब्स को अफेक्ट करेगा। किसको अफेक्ट करेगा, लोअर लोब्स को अफेक्ट करेगा। लंग का जो नीचे वाला पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, लोअर लोब आपको देखने को मिलता है, उसको अफेक्ट करता है, न्यूमोनिया वहां पर अफेक्टेड होता है। बाकी अगर अपन बात करें किसकी, अपन टीबी की अगर बात करें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की, तो वहां पर अपर लोब होते हैं लंग्स के, वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। लोबार न्यूमोनिया के बारे में अपन ने कुछ बातें अपन ने डिस्कस करी है। बाकी इस लोबार न्यूमोनिया की पैथोलॉजिकल स्टेजेस मैं पूरी डिटेल के अंदर पढ़ाने वाला हूँ, जिसके अंदर 4 डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताऊंगा। मैं जस्ट हिंट देके छोड़ रहा हूँ, एक सेपरेट लेक्चर के अंदर अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जैसे पॉइंट की अगर अपन बात करें पहले स्टार्टिंग में, दैट इज नोन एज कंजेशन, दैट इज नोन एज कंजेशन, ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कंजेशन में क्या होगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज नोन एज रेड हिपेटाइजेशन, किस नाम से जानेंगे, रेड हिपेटाइजेशन के नाम से जानेंगे, रेड हिपेटाइजेशन, रेड हिपेटाइजेशन। नेक्स्ट जो अपन जानेंगे थर्ड स्टेज जो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, वो अपन पढ़ेंगे ग्रे हिपेटाइजेशन, ग्रे हिपेटाइजेशन, ग्रे हिपेटाइजेशन के बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और लास्ट के अंदर फोर्थ जो स्टेज में आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा रिजोल्यूशन, इसकी पढ़ाऊंगा रिजोल्यूशन, ये पढ़ाऊंगा। तो डिफरेंट मैं 4 स्टेजेस आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ये चारों के चारों स्टेज एक सेपरेट लेक्चर के अंदर अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे कि ये लोबार न्यूमोनिया कैसे कैसे प्रोग्रेस करता है, उसकी ये 4 स्टेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें इसके अंदर, और पॉइंट की अगर बात करें तो लोबार न्यूमोनिया के बाद अपन क्या डिस्कस कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नोन एज लोब्यूलर न्यूमोनिया, किसकी अपन बात कर सकते हैं, लोब्यूलर न्यूमोनिया की अपन बात कर सकते हैं, लोब्यूलर न्यूमोनिया की, लोब्यूलर न्यूमोनिया। इस लोब्यूलर न्यूमोनिया को ब्रोंको न्यूमोनिया के नाम से भी अपन जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको, इसको ब्रोंको न्यूमोनिया के नाम से भी अपन जानते हैं। तो लोब्यूलर न्यूमोनिया हो गया, या फिर इसको अपन बोले तो ब्रोंको न्यूमोनिया अपन इसको बोल सकते हैं। इसकी अगर बात करें एक लोब को भी अफेक्ट कर सकता है और दोनों लोब को भी अफेक्ट कर सकता है, एक लोब दोनों लोब को अफेक्ट कर सकता है। बाइलेटरल न्यूमोनिया की कंडीशन अपन ने पहले डिस्कस कर दी। बाकी कई बार यहाँ पर जो न्यूमोनिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है उनमें नेक्रोसिस भी आप लोगों को देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, नेक्रोसिस भी देखने को मिलती है।
नेक्रोसिस हो जाता है। तो वहां पर जो आपको अगर नेक्रोसिस वगैरह देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं? उस कंडीशन को नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। तो कोई से भी टाइप का अपन न्यूमोनिया पढ़ रहे हो उसके अंदर अगर नेक्रोसिस की कंडीशन, वहां पर सेल्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो गई, डेथ हो गई, उन सेल्स की इरिवर्सिबल सेल डेथ, उसको अपन नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया के नाम से जानेंगे। तो नेक्रोसिस का मतलब होता है इरिवर्सिबल सेल डेथ, वो अगर देखने को मिले तो ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें अपन तो ध्यान रखना इंटरस्टिशियल एडिमा या इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे? इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया किस नाम से जानते हैं भाई? इसको इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया के नाम से अपन जानते हैं। और इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया की अगर बात करें तो इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसकी अगर बात करें तो पॉइंट अपन इसके अंदर समझ सकते हैं। मेनली ये जो इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये वायरल इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलता है। और मेन कोज की अगर बात करें तो दैट इज नोन एज आरएसवी। मेन कोज क्या आपको देखने को मिलता है? आरएसवी कोज हो गया इसका। बाकी अगर बात करें ये इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह हो गए, क्या हो गए? इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह हो गए, ये भी क्या होंगे? इसके कोज हो गए, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गए। लेकिन मोस्ट कॉमन जो कोज होता है इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया का वो क्या होता है? आरएसवी होता है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। हमें क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा, इसको अपन एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं प्राइमरी, प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया के नाम से भी अपन जानते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया। तो इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया हो गया, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया। इसको प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया के नाम से भी अपन जानते हैं। और खास बात इसकी कि इसमें जो अफेक्टेड पोर्शन जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो अफेक्टेड पोर्शन क्या होगा? इसके अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस होगा। क्या इंटरस्टिशियल स्पेस? जो एल्वलाई के बीच बीच में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, एल्वलाई के बीच में जो स्पेस होगा उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। वहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलेगा, तो उसको इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अगर अपन डिस्कस करें तो ध्यान रखना एब्सेंस ऑफ एल्वुलर फ्लूइड, एब्सेंस ऑफ एल्वुलर फ्लूइड, एब्सेंस ऑफ एल्वुलर फ्लूइड, एल्वुलर फ्लूइड की आपको एब्सेंस देखने को मिलेगी। मतलब एल्वलाई के अंदर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, एल्वुलर फ्लूइड एब्सेंट रहेगा। हाँ, लेकिन एल्वलाई के चारों तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। लोब्यूलर के अंदर लोब्यूल अफेक्ट होगा या लोब्यूल के साथ में ब्रोंकाई वाला पोर्शन आप लोगों को अफेक्ट देखने को मिलता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल या फिर बात करें पहले ब्रोंकाई फिर जो लास्ट के अंदर टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है वो अफेक्ट होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद में एक्सटेंड करता है। तो ब्रोंको न्यूमोनिया लोबुलर न्यूमोनिया में टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल अफेक्ट हो रहा है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल अफेक्ट होने के बाद इसका क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब लोब्यूल क्या हो रहे हैं? अफेक्ट हो रहे हैं। तो उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? उसको लोब्यूलर न्यूमोनिया के नाम से अपन जानते हैं, ब्रोंको न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। तो ये तीन एनाटॉमिकल लोकेशन के आधार पर अपन पढ़ दिया। बाकी बाइलेटरल न्यूमोनिया के बारे में डिस्कस कर दिया और अपन ने नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया के बारे में भी अपन ने इधर डिस्कशन कर दिया। समझ गए क्या बात को? एनाटॉमिकल लोकेशन के आधार पर कहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अकॉर्डिंग टू कोज। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कोज, कोज, अकॉर्डिंग टू कोज, कोज के आधार पर, कोज के आधार पर अगर अपन डिस्कस करें तो क्या क्या पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं कोज के आधार पर? पहला जो पॉइंट है दैट इज नोन एज केमिकल न्यूमोनिया। फर्स्ट पॉइंट इज नोन एज केमिकल न्यूमोनिया, केमिकल न्यूमोनिया, केमिकल न्यूमोनिया। केमिकल न्यूमोनिया का मतलब भाई केमिकल्स जो है केमिकल्स उनका क्या हो गया? वो इनहेलेशन हो गया, वो केमिकल्स ले गए अंदर, तो केमिकल न्यूमोनिया अपन बोलते हैं। जैसे केमिकल्स की अगर बात करें हो सकता है पेस्टिसाइड्स हो, क्या हो सकता है? पेस्टिसाइड्स वगैरह हो, पेस्टिसाइड्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इनहेलेशन ऑफ गैसेज भी हो सकता है, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज, वो भी अपन किसमें पढ़ते हैं? केमिकल न्यूमोनिया के अंदर पढ़ते हैं। तो केमिकल्स वगैरह क्या हो गए? वो अंदर की तरफ चले गए। ये टॉक्सिक गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह की अपन ने बात करी थी, क्लोरीन की अपन ने बात करी थी वो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ध्यान रखना एस्पायरेशन न्यूमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्पायरेशन न्यूमोनिया, एस्पायरेशन न्यूमोनिया। ठीक है, एस्पायरेशन न्यूमोनिया की बात कर लेते हैं। एस्पायरेशन न्यूमोनिया का मतलब समझना, एस्पायरेशन न्यूमोनिया का मतलब कोई चीज कोई पर्सन जो है वो एस्पायरेट कर गया, क्या कर गया? वो एस्पायरेट कर गया, एस्पायरेट, तो उसके कारण हो सकता है। और एस्पायरेट का मतलब लंग टिश्यूज के अंदर वो क्या कर देंगे? एंटर कर देंगी। तो अगर अपन बात करें ओरोफेरेंजियल, ओरोफेरेंजियल, ओरोफेरेंजियल के अंदर कुछ चीज प्रेजेंट थी, ओरोफेरेंजियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे
और उनका क्या हो गया हो, एस्पायरेशन हो गया हो, एस्पायरेशन। और किस में एंटर कर गए एस्पायरेशन के बाद, लंग्स के अंदर एंटर कर गए, तो वहां पर क्या हो सकता है, न्यूमोनिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। जैसे ओरोफेरेंजियल सब्सटेंसेस में अगर अपन बात करें, फूड हो सकता है, क्या हो सकता है, फूड हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर कोई लिक्विड हो सकते हैं, क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। या फिर अगर बात करें वोमिटस हो सकता है, किसी की वोमिटिंग वगैरह हुई है, क्या हुई, वोमिटिंग, वोमिटिंग का कंटेंट था, वो वोमिटिंग का कंटेंट जो होगा उसको वोमिटस के नाम से जानेंगे, और वो किसके अंदर एंटर कर जाए, लंग टिश्यूज में एंटर कर जाए, उसको किस नाम से जानेंगे, एस्पायरेशन न्यूमोनिया के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। तो एस्पायरेशन न्यूमोनिया में ओरोफेरेंजियल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। बाकी एस्पायरेशन कैसे भी हो सकता है, एक्सोजीनस सब्सटेंसेस का भी एस्पायरेशन हो सकता है, और अगर बात करें एंडोजीनस सब्सटेंसेस का भी हो सकता है। तो दोनों किस किस का, एक्सोजीनस का भी, एक्सोजीनस सब्सटेंसेस का भी एस्पायरेशन हो सकता है, और एंडोजीनस का भी। एंडोजीनस का मतलब जो अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर अंदर की तरफ ही आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, जैसे वोमिटस वगैरह हो गया, एंडोजीनस हो गया। एक्सोजीनस का मतलब बाहर से, बाहर से कोई चीज आई और वो किसके अंदर एंटर कर गई, वो किस में एंटर कर गई, वो डायरेक्ट एंटर कर गई लंग्स के अंदर। तो एस्पायरेशन एक्सोजीनस भी हो सकता है, मतलब बाहर से कोई रूट हो, और एंडोजीनस भी हो सकता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, थर्ड पॉइंट की अपन बात कर सकते हैं इसके अंदर, और क्या पॉइंट, डस्ट न्यूमोनिया। नेक्स्ट वन इज डस्ट न्यूमोनिया। तो डस्ट न्यूमोनिया कंटिन्यूअसली बार बार किसका एक्सपोजर देखने को मिल रहा है, तो बार बार एक्सपोजर आपको देखने को मिल रहा है डस्ट का, किसका, डस्ट का देखने को मिल रहा है। तो उस डस्ट के कारण देखने को मिले, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, न्यूमोनिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अपॉर्चुनिस्टिक न्यूमोनिया। अपॉर्चुनिस्टिक न्यूमोनिया, अपॉर्चुनिस्टिक न्यूमोनिया, अपॉर्चुनिस्टिक न्यूमोनिया की अगर अपन बात करें, तो अपॉर्चुनिस्ट न्यूमोनिया में क्या अपन पॉइंट ध्यान रखेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक न्यूमोनिया के अंदर अपन पॉइंट ध्यान रखेंगे कि पेशेंट के अंदर अगर पेशेंट क्या हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, क्या हो पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा हो। कैसा पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, भले ही वो जैसे HIV एड्स वगैरह की अपन ने बात करी थी, ठीक है, या फिर ड्रग्स वगैरह ले रहा हो, कौन सी ड्रग्स, जैसे कि स्टीरॉइड्स वगैरह हो गई। और अगर अपन बात करें इसके अंदर कीमोथेरेपी के ऊपर चल रहा हो पेशेंट, कैंसर हो रखा हो पेशेंट को, डायबिटीज वगैरह, कैंसर वगैरह सारे कोजेज के अंदर लिख सकते हैं। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट अगर होना चाहिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट अगर हुआ, तो वो पेशेंट किसकी रिस्क पे रहेगा, न्यूमोनिया, क्योंकि उसके अंदर क्या डेवलप हो सकता है, न्यूमोनिया की कंडीशन आपको डेवलप हो सकती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जब भी अपॉर्चुनिटी मिली, कोई बैक्टीरिया को क्या मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, और उस अपॉर्चुनिटी के कारण क्या हो गया, वो एंटर करके ग्रोथ मल्टीप्लाई कर गया, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। और अगर वो न्यूमोनिया कर दे तो उसको अपॉर्चुनिस्टिक न्यूमोनिया के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो अगर अपन बात करें हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिल रहा है, तो उसको नोजोकोमियल, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, अगर हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिल रहा है। तो हॉस्पिटल के अंदर है, तो उसके अंदर भी दो अलग अलग प्रकार से आप लोगों को अपन डिस्कस करते हैं। देखो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, उसके अंदर भी न्यूमोनिया दो अलग अलग प्रकार से अपन कंसिडर करते हैं। पहला तो पॉइंट ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो अपन कंसिडर करते हैं, दैट इज नोन एज वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। फर्स्ट पॉइंट इज वेंटिलेटर, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। तो पेशेंट जो वेंटी के ऊपर है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब वगैरह डली हुई है, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो ये वो जो पेशेंट रहेगा वेंटी के ऊपर रहेगा पेशेंट, उस वो किसकी रिस्क पे रहेगा, वो न्यूमोनिया की रिस्क के ऊपर रहेगा, वो न्यूमोनिया की रिस्क पे रहेगा। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। एक न्यूमोनिया जो आप लोगों को देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया। किस नाम से जानते हैं, हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं, हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया। और हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया की अगर बात करें, तो हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया को अपन नॉन वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेशन का कोई मतलब नहीं है। ये पर्सन जो आपको देखने को मिल रहा है, मान लो कोई पेशेंट है, ये किसमें, कोमा है, कोमा में है, या फिर अगर बात करें इसमें पैरालिसिस की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, या फिर ये बेड रिडन पेशेंट है। क्या है ये, बेड रिडन पेशेंट है। भाई पैरालिसिस की कंडीशन हो गई, हिल डुल नहीं पा रहा, कोमा कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, और कंटिन्यूसली प्रोलॉन्ग्ड किसके ऊपर है, बेड के ऊपर है। तो ये कंडीशन अगर आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उसको अपन किसके अंदर कंसिडर करते हैं, हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया के अंदर अपन इसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। क्लियर बात है क्या, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया में जो पेशेंट जो है वो हिल फिर नहीं सकता, अगर वो उठ नहीं सकता, कफ नहीं कर सकता, बाहर की तरफ नहीं निकाल सकता, तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या इतनी, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। एक नोट डाल के एक पॉइंट और ध्यान रखना, एक नोट डाल के एक पॉइंट ध्यान रखना। क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे कि
जैसे कि कंसिडर करें, एक तो पॉइंट ध्यान रखना हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया, एक तो पॉइंट अपन कंसिडर करें हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया, हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया अपन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट इज एस्पायरेशन ऑफ स्ट्राइल, एस्पायरेशन ऑफ स्ट्राइल, स्ट्राइल फॉरेन बॉडी, एस्पायरेशन ऑफ स्ट्राइल फॉरेन बॉडी, ठीक है, एस्पायरेशन ऑफ स्ट्राइल फॉरेन बॉडी, और उसके कारण क्या हुआ, न्यूमोनिया हुआ, न्यूमोनिया हुआ। और एक अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं लिपिड न्यूमोनिया, किसका डिस्क्राइब करते हैं, लिपिड न्यूमोनिया। ये जो आप लोगों को देखने को मिल रही है तीनों के तीनों, तो स्ट्राइल फॉरेन बॉडी का एस्पायरेशन, लिपिड न्यूमोनिया और हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया, इनको अपन नॉन इन्फेक्टिव न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे नॉन इन्फेक्टिव न्यूमोनिया है। These all three are non-infective pneumonia. These all three are non-infective pneumonia. इनको नॉन इन्फेक्टिव न्यूमोनिया के नाम से अपन जानते हैं। ये इनमें कोई इन्फेक्शियस कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलती। लिपिड न्यूमोनिया की अगर बात करें, जैसे कि अपन ने 2 पॉइंट तो कवर कर ही दिए। लिपिड न्यूमोनिया की अगर बात करें तो पॉइंट समझना, लिपिड न्यूमोनिया के अंदर, लिपिड न्यूमोनिया के अंदर जैसे कोई ऑयली ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहा है, ऑयली नेजल ड्रॉप्स, किसका इस्तेमाल कर रहा है, ऑयली नेजल ड्रॉप्स, तो ऑयली नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑयली नेजल ड्रॉप्स नाक के अंदर डाली, और नाक के अंदर डाली वो नेजल ड्रॉप्स ऑयली हैं, और वो क्या चली गई, वो लंग्स के अंदर चली गई, और क्या कोज हो गया, न्यूमोनिया कोज हो गया। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, लिपिड न्यूमोनिया के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, ये भी एक इसके कोज के अंदर अपन लिख सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? ओके। एक कंडीशन अदर, अदर के पॉइंट के अंदर अपन डाल के लिखेंगे, अदर में, अदर में डालकर अपन लिखेंगे, क्या कंडीशन अपन लिखेंगे, दैट इज नोन एज लीजियोनल, दैट इज नोन एज लीजियोनेला, लीजियोनेला डिजीज, दैट इज नोन एज लीजियोनेला डिजीज। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको लीजियोनेला डिजीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लीजियोनेला की अगर अपन बात करें, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, ये इसकी अगर अपन बात करें तो ये किसके कारण आपको देखने को मिलता है, पॉजिटिव एजेंट की अगर बात करें, पॉजिटिव एजेंट की, पॉजिटिव एजेंट की एक बार बात करें, तो पॉजिटिव एजेंट जो आपको देखने को मिलता है, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, लीजियोनेला होता है, पॉजिटिव एजेंट इज लीजियोनेला, ठीक है। ये अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसको एक नाम से और जानते हैं, मतलब इसकी स्पेलिंग लीजियोनरी डिजीज, इस नाम से भी अपन जानते हैं ना। ये भी पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, नाम सेम सेम ही आपको देखने को मिला। पॉजिटिव एजेंट लीजियोनेला है, और ये लीजियोनेला जो है ये कहाँ पर रहता है, ये एक्वेटिक है, ध्यान रखना, इट इज एक्वेटिक, एक्वेटिक, एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि अगर बात करें लेक्स वगैरह में रहता है, कहाँ पर रहता है, लेक्स वगैरह, स्ट्रीम वगैरह, पॉन्ड वगैरह, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। और वहां से ये क्या किसको अफेक्ट करेगा, इधर से गया, और किसको अफेक्ट कर सकता है, ये पल्मनरी, जब बोले तो लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, किसको अफेक्ट कर सकते हैं, लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, और लंग्स को अगर अफेक्ट करेगा उसमें लंग से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये अगर अपन बात करें एक्स्ट्रा पल्मनरी लीजियोनेला भी देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, तो उसको अपन एक्स्ट्रा पल्मनरी लीजियोनेला के नाम से भी अपन जानते हैं, तो इसको अपन एक्स्ट्रा पल्मनरी लीजियोनेला के नाम से भी अपन जानते हैं। तो वायरल इन्फेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वायरल इन्फेक्शंस, उससे ज्यादा सीवियर कंडीशन आप लोगों को नजर आएगी। इसमें क्या नजर आएगी, ज्यादा सीवियर कंडीशन आप लोगों को नजर आएगी। आप लोगों को इसमें डायग्नोज करना आना चाहिए। तो लीजियोनेला डिजीज अगर आपको देखने को मिली तो ध्यान देना, पहला पॉइंट, तो उसके अंदर खराब खराब वाटर वगैरह का आप लोगों को वो मिलेगा, खराब वाटर सोर्स मिलेगा वहां पर। अगर अपन लीजियोनेला डिजीज को अपन सस्पेक्ट करें, लीजियोनेला इन्फेक्शन को अपन सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, क्या हिस्ट्री रहेगी कि खराब पानी पीता था भाई, क्या जैसे बात करें लेक का पानी पी रहा है, ठीक है, उधर वाटर सप्लाई है, अच्छी तरीके से प्योर वाटर नहीं है, उसकी सप्लाई है, और उसके कारण हो रहा है। बाकी इसके अंदर अगर डिस्कस करें, अगर ये खराब पानी पी रहा है तो डायरिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ऐसे पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, डायरिया, क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, डायरिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, और बुखार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बुखार, फीवर की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। फीवर कितने ज्यादा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, या फिर अगर बात करें मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट ध्यान रखना, 104 डिग्री से भी ज्यादा का बुखार, 104 डिग्री से भी ज्यादा का बुखार आपको देखने को मिलेगा। साथ में डायरिया कंडीशन, इलेक्ट्रोलाइट अगर करवाओगे तो एक कंडीशन ध्यान रखना, हाइपोनेट्रीमिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया।
वैसे तो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सोडियम की कंसंट्रेशन अपन नॉर्मल कंसिडर करते हैं, पर इस केस में 131 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 131 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी कंसंट्रेशन कम आपको देखने को मिलती है सोडियम की। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी अगर अपन पॉइंट की अगर बात करें, हाइपोफॉस्फेटीमिया कंडीशन आपको नजर आएगी। इसकी कंडीशन नजर आएगी हाइपोफॉस्फेटीमिया। तो इस कंडीशन के अंदर हाइपोफॉस्फेटीमिया कंडीशन आपको नजर आएगी। बाकी इसके अंदर कुछ जनरल जनरल जैसे कि अगर बात करें मैलिएज वगैरह हो गया, फटीग की कंडीशन होगी, अर्थरेलिया की कंडीशन होगी, ये सारी की सारी कंडीशंस आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। तो कुछ ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। लीजियोनेला के बारे में अपन ने क्या कर दिया, पॉइंट कंसिडर कर दिए। ये अलग अलग अपन ने इसके अंदर कोजेज के हिसाब से अपन ने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड के हिसाब से कर दिए। नेक्स्ट एज अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी की अगर बात करें, वो अपन ने पूरे पॉइंट अपन ने कवर कर ही दिए। कोज ईटियोलॉजी इनकी जैसे बैक्टीरियल हो गया, बैक्टीरियल न्यूमोनिया, वायरल न्यूमोनिया, फंजल न्यूमोनिया, पैरासाइटिक न्यूमोनिया, तो जो चीज का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है तो उसके आधार पर अपन इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर और नॉट। तो आज के लेक्चर को अपन आई गेस तो कि अपन को समाप्त कर देना चाहिए। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी सारा जो टॉपिक इसके बारे में आने वाला है, जैसे पैथोफिजियोलॉजी, पैथोलॉजिकल चेंजेस इनके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, ठीक है, कैसे मैनेजमेंट होता है, क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, वो सेपरेट सेपरेट लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।